कश्मीर में कई लोगों का कहना है कि कश्मीर समस्या का समाधान पिछले 70 साल से नहीं निकल रहा है। अलग अलग सरकारों ने आज़ादी के बाद कश्मीर को लेकर जो अलग अलग रणनीतियाँ अपनाई, ख़ास तौर से अगर हम अपने देश की बात करें, और उसके साथ साथ कई सारे पहलू जो हैं इस कश्मीर में ऐसे आए कि जहाँ पर जो है पूरा बनाया खेल है वो भी बिगड़ गया, और जहाँ पर कई सारे अ, तरीके अपनाए गए कश्मीर समस्या के समाधान के लिए। आम तौर से लोग सुनते हैं कि कश्मीर समस्या का समाधान क्या हल होगा, उसको लेकर न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में चर्चाएं होती हैं। यहाँ तक कि जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद जम्मू कश्मीर का विलय जो है वो भारत के साथ हुआ। उस पर भी एक लंबी कहानी है, उसमें भी अलग अलग किरदार आए, अलग अलग किरदार गए, और सबसे आखिर में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटा। इस वक्त हम एक उस किताब को लेकर बात करेंगे जो फारूक रिंजू शाह साहब ने लिखी है। मेरे साथ है कश्मीर बियर्स थ्रॉन। ये एक ऐसी किताब है जिसको लेकर अभी तो बाज़ार में नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्द ये जो है इंटरनेट प्लेटफार्म्स पे, चाहे अमेज़ॉन हो या बाकी जगह हो, पब्लिश हुई है ये बुक। लेकिन इसमें जो चीज़ें फ़ारूक रिंजू साहब ने लाई है तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं कश्मीर को लेकर। रिंजू साहब का दावा है कि जितनी भी चीज़ें इस नावल में उन्होंने लाई हैं वो कहीं ना कहीं कश्मीर की हकीकत है। पिछले कुछ सालों के दौरान, खासतौर से जब से अनुच्छेद 370 हटा है, फारूक रिंजू शाह जो कि अब पहले तो बड़े बड़े पदों पर रहे, एक ब्यूरोक्रेट है जम्मू कश्मीर के, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक कश्मीर सिविल सोसाइटी के नाम से जो है एक संगठन बनाया, उसके अध्यक्ष हैं, और खुलकर जो हैं नेताओं, राजनीतिक दलों, खासतौर से जो जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल हैं, उन्हीं को कश्मीर समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। रिंजू शाह साहब, आपका आज तक मैं खैर मकदम। लेकिन सबसे पहले जो आपकी किताब है ये कश्मीर बियर्स थ्रॉन, सरसरी देखने पर यह लगता है कि आपने यहाँ पर किसी को नहीं बख्शा है। आप मानते हैं कि जो कश्मीर की बदहाली है इसके लिए कहीं ना कहीं कश्मीर के राजनेता ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। सही बात बताई आपने। ये जो कश्मीर बियर्स थ्रोन जो है ये कश्मीर का एक हल है। इसमें बाज़ाब्ता जो कश्मीर की तबाहियां हो गई, जो कश्मीर की बर्बादियां हो गई, जो नस्ल दर नस्ल एक ऐसी सिचुएशन में रहे जिसको हम कह सकते हैं एक्सट्रीम काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन में रहे, तो और डिफरेंट कैरेक्टर्स जो उभरे, जिन डिफरेंट कैरेक्टर्स को मैंने बियर्स का नाम दिया, जो बियर्स है, जिनके दो रूप थे। ये इंसान के रूप में असल में जानवर ही रहे, इसलिए मैंने इनको जानवरों के साथ ही क्योंकि एक बात है, सॉवरेन सिस्टम में कश्मीर में हमेशा डबल सॉवरेनिटी ने काम किया। एक सॉवरेन सिस्टम जस्ट वो हाथी के दांत, लेकिन जिन्होंने सोसाइटी को रैंसम में लिया, जिन्होंने सोसाइटी में इंसानों का खून पिया, जिन्होंने इंसानों के बर्बादियों की दास्तानें लिखी, जो परे किंगे था। नहीं, आप बार बार, कई बार आपको मैंने सुना कई जगहों पर आप बात करते हुए, आप किसी को नहीं बख्शते हैं। आप कहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में जो अभी की हालात हैं, फ़िलहाल तो अब पिछले कुछ दिनों से कोशिश हो रही है इनको सुधारने की, लेकिन यहाँ पर एक हकीकत ये भी है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग पिछले 30 साल में मारे गए, चाहे उसमें मिलिटेंट हो, सुरक्षाकर्मी हो, मिलिटेंट्स हों, या फिर उनके परिवार वाले हों, या फिर आम लोग हों, या फिर कई सारे जो लोग जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हों, राजनेता हों, वो मारे गए। इस कल मैं आज़ाद साहब का एक स्टेटमेंट सुन रहा था, कह रहा था कि हमारे जम्मू कश्मीर में 1 लाख बेवाएँ हैं, 6 लाख जो हैं ऑर्फन्स हैं, जो पिछले 30-35 साल के दौरान यहाँ पर पैदा हुए। जिन 35 सालों में आप अलग अलग पदों पर रहे, ब्यूरोक्रेट रहे, जिन्होंने राज किया पिछले 30 सालों के दौरान, उनके काफ़ी करीब रहे, अब उन्हीं को आप कोस रहे हैं। कोई भी आपसे पूछेगा कि आप भी डिप्टी कमिश्नर तक के ओहदे पर रहे, आप डायरेक्टर रहे अलग अलग विभागों के, तो आपने उस वक्त पर ये बातें क्यों नहीं की जो आप आज कह रहे हैं अपनी किताबों में कि जम्मू कश्मीर की वैरानी की आप कर निचोड़ देखें तो आप कह रहे हैं कि यहाँ के 3 सियासत खानदान, चाहे फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या फिर कांग्रेस हो,
बीजेपी पे आप उतनी उंगली नहीं उठाते हैं क्योंकि वो वाजिब भी है, उन्होंने यहाँ राज नहीं किया। तो आप सिलसिलावार तरीके से बोल लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया कश्मीर के साथ, कांग्रेस ने क्या किया और पीडीपी ने क्या किया? देखिए, जिस पैराए से आपने अपना सवाल किया, मेरा जवाब इसका एक माइक्रोस्कोपिक नहीं है, क्योंकि ये जो नावल है ये एक मेगा नावल है और मेगा नावल कश्मीर पे है। इसमें मैं 1 लाख लोगों की सिर्फ डेथ नहीं देखता हूँ, मैं जहलिम को खून से भरा हुआ सिर्फ 1 लाख लोगों के खून से नहीं देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ तकरीबन 20-30 लाख लोगों का कत्ले आम, डेथ्स, डिस्ट्रक्शन जो पिछले 2-3 सेंचुरियों में कश्मीर में अंजाम दी गई। और इसको अंजाम देते हुए, इस तबाही को अंजाम देते हुए एक आइडियोलॉजी को टारगेट भी बनाया गया। चाहे आइडियोलॉजी ऑफ कंपोजिट कल्चर, सेकुलरिज्म, जिसको आप कह सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं 700 साल किस पे यूनानिमिटी थी कश्मीर में, उस यूनानिमिटी की आइडियोलॉजी जिसको मुसलमानों ने भी एक्सेप्ट किया, हिंदू ने भी एक्सेप्ट किया। जब मैं इस नावल में आप देखेंगे, मैं दस्तगीर साहब को जलता हुआ देख रहा हूँ। इस नावल में आप देखेंगे मैं देख रहा हूँ शेखुल आलम के आस्थान को जलता हुआ। मैं देख रहा हूँ उन जिन पॉलिटिकल कैरेक्टरों का मैंने डायरेक्टली किसी पॉलिटिकल कैरेक्टर का नाम इसमें नहीं लिया, लेकिन मेरे नावल का जब आप जो भी पढ़ता है वो पढ़ेगा, उसको सामने आ जाएगा कौन है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कौन है। मैं उस नाज़नीन का भी जिक्र कर रहा हूं जो जर्मन सिपाही थी कश्मीर में। कौन थी ये नाज़नीन? ये एक कैरेक्टर का नाम था, एक ऐसे कैरेक्टर का जिस वक्त महाराजा के टाइम पर जो यहाँ एक डबल सोवरियन काम करता था, यहाँ इनसाइड एक सोसाइटी को कंट्रोल करने वाले लोग थे, वो भी जिम्मेदार थे उस आइडियोलॉजी को लाने के लिए जिसको हम कह सकते हैं नाजी आइडियोलॉजी। जो नाजी आइडियोलॉजी यहाँ लाई गई, जिसको हम कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ भी रिलेट करते हैं। मैं उस पामिला को भी मैंने जिक्र किया है। पामिला दत्ता, अगर आपने नाम सुना था, ब्रिटिश का एक बहुत बड़ा शख्स था जो कश्मीर में भी आया, जो कश्मीर आया है 1940s के अराउंड, जो खुद कहता है कि मैंने यहाँ कम्युनिज्म के झंडे गाड़ दिए। ये खुद अपनी किताब जो लेबर उसका क्रॉनिकल निकलता था डबलिन में, वो बड़ा एक्टिव था। तो ऐसे लोगों पे, चेहरों पे मैं नहीं किसी खास, जैसे आपको कहना मैं किसी की तरफ सॉफ्ट हूँ ना मैं किसी तरह, लेकिन मेरे एक किताब उन सब के लिए जहरीली बन सकता है जिन्होंने कश्मीर को एक तरफ से इस्तेमाल किया एक डायनास्टिक पार्टीज के लिए। एक ऐसी मैं आपको बताऊं, मैंने उसका इशारा किया है यहाँ, और एक दफ़ा मैंने आपसे डिस्कस भी किया है और इस किताब में जिक्र है। यहाँ पे ट्रेजर्स आए, ट्रेजर्स लूटे गए दुमेल में 1947 से पहले अराउंड कुछ 37 में लूटे गए। वो मुहीती आया था, मुहीती भी एक कैरेक्टर है इसमें, मुहीती काशगर से आया था और उसको लूटे गए। जब वो लूटे गए तो उसके बाद आप देख लीजिए उसी में से कुछ ट्रंक, 3 मूर्ति में जो प्राइम मिनिस्टर था जब वो चाइना वार हुआ तो उसको 2 ट्रंक यहाँ के एक कैरेक्टर ने भेजा। मैं नहीं बताऊंगा, मेरी नॉवल जवाहरलाल नेहरू को नहीं, वही तो जब चीन का जंग हुआ, नहीं आप नहीं, वो जो किताब में भले ही आपने ये इसमें आपने फर्जी नाम दिए हो लोगों के, लेकिन 1962 में जो चीन का युद्ध, उसका जिक्र कई बार आपने कई आर्टिकल्स में भी किया है। ट्रेजर कहाँ गए? कौन सा ट्रेजर था वो और किसने कहां भेजा? तो आप 2 ट्रक, हाँ, वो भेजे गए इन द नेम ऑफ, जब रिकॉर्ड निकालो, जब पहला ये हुआ कलेक्शन ऑफ द मनी शुरू कि हमें एक चाइना वार के खिलाफ कलेक्ट करना है पैसा, तो किस जम्मू कश्मीर नो, वो सारे इंडिया में हुआ। अच्छा। लेकिन जम्मू कश्मीर से 2 ट्रंक भेजे गए, अनअकाउंटेड ट्रंक। वो किसने भेजे थे? सरकार ने
यहाँ की सरकार ने यहाँ की सरकार ने मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको ये बातें कह रहा हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको ये बता रहा हूँ कि जो दरगाह यहाँ गिराया गया, हजरत बल गिराया गया, जरूरत नहीं थी, सब्ज गुंबद था, उसको कहते हैं गुंबद खजरा, वो था यहाँ अच्छा खासा दरगाह, वो इसलिए गिराया गया ताकि हमें कलेक्शन आ जाए, और उस कलेक्शन का जिक्र एक किताब में है, बी.एन. मलिक की किताब पढ़ें, इसी तरह भी किताब आई बी.एन. मलिक की, उसमें लिखा है 10,000 अंडे वसूल पाए, 1 लाख अंडे वसूल पाए। दिस अंडे वॉज, सफेद अंडा वॉज अ कोड वर्ड of such plundering, and it is one thing. Pop house, I am describing a pop house. I don't know आप उसको पापा 1 कहे या पापा 2, वो आपकी इमेजिनेशन है, आप कौन, लेकिन मैं एक पाप हाउस का जिक्र कर रहा हूं, जिस पाप हाउस में मेरा एक अजीम इसमें कैरेक्टर है, अजीम, जो जिसकी बीवी जूनी है, अजीम को बाज़ाब्ता किडनैप किया जाता है और पाप हाउस में रखा जाता है, और पाप हाउस में उसको एक हिसाब से ही इज अबाउट टू बी चॉप्ड इन द उसकी बॉडी चॉप की जाती है। मैंने उन कैरेक्टर्स का भी जिक्र किया जिन्होंने जहलम में ह्यूमन बॉडीज फेंकवाए और वल्चर्स उनके फ्लश लेकर खा रहे थे उस अराउंड छदबलवीर में। छदबलवीर का मैंने जिक्र किया है, मैंने कश्मीर के उस चप्पे, एंड मैंने जो इसका सल्यूशन जो मैंने स्टार्ट में ही बोला, सल्यूशन ऑफ कश्मीर क्या है? कश्मीर का सल्यूशन यहाँ के कल्चर को तबाह करना नहीं है, कश्मीर का सल्यूशन है यहाँ की स्पिरिचुअलिटी लास्ट में जीतेगी। मे बी इट इज अ प्रोफेटिक, मे बी इट इज आप जिस प्रोफेसी ऐसी है जिस प्रोफेसी में आप कह सकते हैं वेरी वेरी क्लियरली, जनाब लास्ट में जो यहाँ के होली श्राइन्स होंगे, स्पिरिचुअल श्राइन, चाहे वो किसी भी आपके पास सूफीज्म की बात कर रहे हैं, तख्त सुलेमान है, सूफीज्म की बात कर रहे हैं आप कश्मीर? नो, मैं एक ऐसे नो, बिकॉज एक बात ये भी है, बहुत सारे लोग इन स्पिरिचुअलिटी को एक छोटे थे दायरे में पिछले 30 साल उन्होंने बंद करना किया, उन्होंने इसको मारना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने एक नॉन लोकल कल्चर को कश्मीर, जो यहाँ की सिविल सोसाइटीज थी, जो कश्मीर की सिविल सोसाइटीज थी, जो रेडिकलिज्म के नाम पे काम करती थी, उन रेडिकल रिलीजियस सोसाइटीज ने कश्मीर में वो फॉर्मेट लाने की कोशिश की जो फॉर्मेट कश्मीर में 700 साल नहीं था। अगर वो 700 साल नहीं था, उस फॉर्मेट में जो उन्होंने इंपोर्ट किया, उन्होंने भी नॉन लोकल आइडियोलॉजी यहां लाई, यहां सब जिम्मेदार है। जो यहाँ के, अगर आप एक तरफ कटहरे में खड़ा करोगे यहाँ की लोकल गारमेंट्स को, जो जिन्होंने 70 से यहाँ हुकूमतें की, अगर उन्होंने 47 से 1947 से हुकूमत की, तो उन्होंने अगर एक तरफ हमारे कल्चर को प्लंडर किया, हमारे 700 साल के एक रिलीजियस फिक्के को, जिसमें एक्सेप्टेबिलिटी सबकी थी, आपके दस्तगीर साहब में अगर मुसलमान भी जाता था, एक हिंदू भी जाता था, और उसको अभी आज भी फेथ है उस पर, ये नहीं कह सकते उसको फेथ नहीं है। कश्मीरी पंडित को आज भी कसम दे दो, वो कहेगा यस मैं पूरा, और वो दस्तगीर साहब मेरे इस नावल का एक महवर है, वो उसी के अराउंड उस दस्तगीर साहब के अराउंड, वहीं पे वो जो जूनी है अजीम, जो अपने इसको हस्बैंड को ढूंढ रही है, वो इज किडनैप्ड। ये रिंजो साहब, ये तो हुई हिस्ट्री, इसका कई जिक्र है, हर किताब में ये दर्ज है, लेकिन अगर हम उस बात की बात करें जिस पर ज़्यादा फोकस है हमारा, आज़ादी के बाद 1947 के बाद, क्योंकि उसके बाद ही अधिकतर लोग जो जी रहे हैं वो पैदा हुए हैं, उसके बाद आखिर कश्मीर में क्या हुआ है, किसको आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं अभी की सिचुएशन जो 30 साल से नहीं संभल रही है? सबसे पहली बात, 3 चीज़ों में आपसे मेरा, सबसे पहली बात मैं आपको कहूँगा तो 89 तक कुछ नहीं था कश्मीर में, ठीक था, नॉर्मल सी चल रही थी, क्या था क्या नहीं था। 89 में जो यहाँ पर अचानक चेंज आया, मिलिटेंसी आई, बदलाव आया, उसका कौन जिम्मेदार? मैं कह रहा हूँ कि 89 से थोड़ा सा पीछे जाओ, 87 नहीं, 87 से भी थोड़ा सा पीछे जाओ, आप उस दौर में जाओ जब कहा गया कि हम ये सारे जम्मू में सेक्रेटेरिएट में जामिया मस्जिद तामीर करेंगे।
एक, क्योंकि वहां मंदिर है, अगर वहां मंदिर है तो मस्जिद क्यों नहीं होगी? तो मंदिर और मस्जिद की लड़ाई एक्चुअली गवर्नमेंट के ऐवानों से शुरू कराई गई। भाई आप सेक्रेटरीट जाते हो, आपने पहले ही कहा हम भी ऑफिसर रहे, हम भी गवर्नमेंट में रहे, हम ये नहीं है कि हमने मैं ये नहीं कह सकता मैं नहीं था, लेकिन वहां पे मुझे ये इसमें एक एक कैरेक्टर देखने का मौका मिला। मुझे ये मौका मिला उन लोगों का जनाब वोट कैसे लिए जाते हैं। मुझे ये मौका मिला कि भाई अगर आप हिंदू मुस्लिम क्रिएट कराओगे तो जो ये मुसलमानों के वोट है ये बड़े इजीली मिलेंगे। और 87 में मुझे ये कैरेक्टर भी देखने को मिले कि जब रेडियो कश्मीर का एक बंदा खड़ा था माइक लेकर, मुझे नजदीक से मौका मिला देखने का। मैं बैठा था, आई वॉज एट दैट टाइम वर्किंग इन द गवर्नमेंट। वो अनाउंस कर रहा है कि फलानी शख्स, मैं नाम नहीं लूंगा, फलानी शख्स 25,000 से जीतने वाला है। उसको दिया भी जो सर्टिफिकेट कि भाई जीत गया। तो उसको एक गैंगस्टर में जिन गैंगों का मैंने जिक्र किया, एक गैंगस्टर आता है एक वकील के रूप में, काला कोट पहनकर, वो काटता है, हवा में लहराता है, जो जीत गया बोलो हारने वाले का नाम बोलो, जीत गया उन्हीं 25,000 से बोलो। ये आप आज तक पे कर रहे हो कि जो जीता हुआ कैंडिडेट 87 के चुनाव में था, आपके सामने उस जीते हुए असेंबली के कैंडिडेट को क्या उसने हारा, डिक्लेयर किया गया। दिस वॉज द वे, दिस वॉज, एंड इसमें यहां की गैंग ही जिम्मेदार नहीं थी, इसमें जो दिल्ली की सरकार थी उनका पूरा साथ था। कांग्रेस की सरकार थी तब, राजीव गांधी का। इसलिए बोला बिकॉज मैंने बहुत कोशिश की कि मैं किसी का नाम ना लूं, बिकॉज एक बात मैं आपको बताऊं बहुत सब, क्योंकि हमने बहुत देखा और मैंने भी बहुत देखा, जब इन पे आता है, इनके पावर पॉलिटिक्स पे आता है, जो भी पावर पॉलिटिक्स है, ये आपको एलिमिनेशन के लिए भी तय। और मुझ पे भी दस्तगीर साहब के बाहर गोलियां चलाई गई, और जिसने गोली चलवाई, जिसने मुझ पे गोलियां चलवाई, उसने अगर 9 मार्च 1912 पे मुझ पे गोलियां चली, दस्तगीर साहब के बाहर सरीबल में 2012 में मुझ पे गोलियां चली और मेरा वो मर गया, वो पीएसओ, ही गॉट इंजर्ड क्रिटिकली, फिर लास्ट में वो सकम हुआ। नाउ उसमें 9 मार्च 1912 को मुझ पे हमला होता है, लेकिन उसके 26 दिन के बाद एक पॉलिटिकल हस्ती, बहुत बड़ी नामवर हस्ती, वो असेंबली में मेरे खिलाफ बोलती है। मीन्स जब इनको छेड़ते हैं ना, वेदर यू आर इन पावर और यू आर, मतलब आप जब पॉलिटिकल पावर होता है, जो इनको बिल्डोज करने का, अफसरों को बिल्डोज करने के हथकंडे डायरेक्ट नहीं है गवर्नमेंट में, उनके पास वो प्राइवेट गैंग्स काम करते हैं जिनका मैंने जिक्र किया, जिनको बियर्स थ्रोन कहते हैं। दूसरी चीज मुझे बताइए, अब तो हुआ ये वाला वो 30 साल पहले आया। आपको नहीं पता है कि गवर्नमेंट कोई और चला रहा है, तख्त पे सिविल सोसाइटी में कोई और बैठा होता था। अब वो हुई तब की कहानी, 30 साल, लगभग 30 साल पहले, 87-25 साल पहले, जब कश्मीर के हालात का आपने कारण बनाया कि जो मिलिटेंसी का दौर शुरू हुआ, और 90 पे आए, और अभी फिर अब 90 पे आए। हाँ 90, उसके बाद फिर 90 में क्या हुआ जनाब? नहीं, वो तो पुरानी कहानी है। अब मुझे कहानी छोड़ें। डोंट यू फील, क्या आपको नहीं ये आज तक ये डिस्कस नहीं हुआ कि कश्मीरी मुसलमानों को खामखा सारी वर्ल्ड में बदनाम किया गया कि कश्मीरी मेजॉरिटी मुसलमानों ने पंडितों को भगवाया, जबकि पंडितों को एक्सोडस का एक पॉलिटिकल प्लान यहां के गैंगस्टरों ने ऑलरेडी बनाया था। कौन थे वो? वही जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं, जगमोहन। जो जगमोहन आया उस दिन, जिस दिन आपके लोकल पुलिस ने, आपका लोकल मुसलमान एसपी था, एसएसपी था, आपका लोकल ये डीएसपी मुसलमान था, आपका लोकल एसएचओ मुसलमान था,
आपका मुंशी मुसलमान था, आपका इंस्पेक्टर मुसलमान था, आपका डीआईजी मुसलमान था, आपका आईजी मुसलमान था, आपका चीफ मिनिस्टर मुसलमान था, आपका होम मिनिस्टर मुसलमान था। तो गांव कदल में दाएं दाएं 52 लोग मारे गए और इमीडिएटली उसी दिन क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का चेंज उसने नहीं किया था, एडमिनिस्ट्रेशन तो पहले वाले जो भी पावर में था, उस दिन जब वो आया तो यहां कहा गया हिंदू ने मुसलमानों को 52 लोगों को गांव कदल में मारा। और ऐसी साइकोलॉजी क्रिएट की गई कि लोग जैसे आज साइकोलॉजी कोशिश की जा रही है, ऐसी साइकोलॉजी की कोशिश की गई कि लोगों का जहन जो है वो इमीडिएटली वो एंटी जैसा होता है। जैसे आपको याद है जब यहाँ जनता आया था, मैं 77 मौलाना फारूक एक बहुत बड़ी शख्सियत का नाम था, अगर नाम सुना होगा। इसके बाप मीरवाइज मौलाना मोहम्मद फारूक बहुत बड़ी शख्सियत थी जनाब, एक आइडियोलॉजिकल शख्सियत थी। और उसकी जो अवामी एक्शन कमेटी है, वो अवामी एक्शन कमेटी पॉलिटिक्स के लिए नहीं बनी थी, वो बनी थी मोई मुकद्दस जो चोरी हो गया उसको रिकवर करने के लिए। द मिशन ऑफ अवामी एक्शन कमेटी वॉज नॉट द पॉलिटिक्स, इट वॉज कि जो हनफी फिक्के के लोगों का मोई मुकद्दस चोरी हुआ इसको रिकवर कराओ और जो उसके मुल्जिम है उनको पेश करो। तो अभी तक से लोग वो लास्ट जब तक वो जिंदा थे, वो जब भी आप मिलते थे प्रेस वाले, वो बोलते थे जरा हमें बताओ मोई मुकद्दस किसने चोरी करवाया। इट वॉज अ वोट गैंग, इट वॉज अ गैंग पॉलिटिक्स। तो उसने ज्वाइन सपोर्ट किया था जनता पार्टी को, 77 उसने ओपनली सपोर्ट किया था, पब्लिकली सपोर्ट किया था। तक कि ये भी बीजेपी वाज अ पार्ट, बीजेपी बर्राज मदोक जैसे शख्स, एवं वाजपेयी जैसे शख्स उस वक्त एक अलायंस पार्टी थी जिसको ओपनली, और मुराजी देसाई राजौरी कदल में वाज रिसीव्ड बाय द पब्लिक इन शायर खास with flowers and bouquets, लेकिन उसको भी और उस वक्त शायद गनी लोन साहब भी थे और इफ्तिखार अंसारी शियाओं के एक बहुत बड़े लीडर थे, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि शिया लोग उसके खिलाफ वोट देंगे। लेकिन उस वक्त भी रिगिंग हो गई जनाब, और उनको जलील करवाया गया, और उन्हीं लोगों ने जिन्होंने उनको खड़ा किया था, बिकॉज उनको वो फिर घरों से बाहर नहीं निकले। पहला जो रिजल्ट निकला, इफ्तिखार अंसारी साहब की जमानत जब्त हो गई जनाब, जो सोच भी नहीं सकता था। और जो मारक तुल्ले आया था, मारक तुल्ले ने उस वक्त बताया था कि देयर इज अ वेव। नो, द पॉइंट इट इज, क्या यहां सचमुच वोटिंग होती है? मैं कहता हूं, मैं तो एक बात कहता हूं, जो आपके जो यहां के पोलिंग बूथ है ना, एक्चुअली दे आर द सेंटर्स ऑफ रिगिंग, दे आर द। अब डिजिटल क्यों नहीं करवा रहे हैं? अब अगर लोगों को आपको राइट देना है। अच्छा, वो तो बहुत हुई, वो तो पुरानी बात हुई, क्योंकि वो तो कारण अलग अलग तरीके से आपने भी अपनी किताब में लाए हैं। लेकिन अब सिनेरियो बदला 5 अगस्त 2019 से। फारूक साहब, एज अ सोशल एक्टिविस्ट, एज अ हेड ऑफ द कश्मीर सिविल सोसाइटी, आपको क्या लग रहा है हल क्या है अब कश्मीर समस्या का? नंबर 1। नंबर 2, जो कश्मीरी पंडितों का पलायन है, जो बार बार हर एक सरकार वादा करते, कल आज़ाद साहब ने भी कहा कि हमारी ये प्राथमिकता होगी, तो उसके लिए आपका के पास क्या हल है? 2 ही हल बताइए। एक, कश्मीर समस्या का समाधान जो यहाँ पर होगा, वोटिंग तो गई, अब तो वो वाला मामला नहीं है। और दूसरी बात जो है, जो इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन कुछ निकल नहीं रहा है, यहाँ तक कि होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि 4 महीने के भीतर कश्मीर के हालात पटरी पे आएंगे, लेकिन अभी तो 3 साल होने को है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ है। मैं एक बात बताऊं, जैसे कश्मीरी मुसलमान मेजॉरिटी को बेवकूफ़ बनाया गया और बनाया जा रहा है, इसी तरह कश्मीरी पंडित बेचारों को भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनको भी बेवकूफ़ बनाते। अगर पॉलिटिकल पार्टीज सचमुच उनको ले आना चाहते हैं, दे शुड में, वो क्यों नहीं ये पॉइंट बनाते हैं कि पहले उनको यहां ले आओ, नहीं कश्मीरी पंडितों को, उसके बाद इलेक्शन कराओ।
क्योंकि वो तो नॉन लोकल नहीं है ना। अगर आप कहते हो 25 लाख नॉन लोकल आएंगे, ठीक है, फिर भी इलेक्शन कराओ। 25 लाख नॉन लोकल को भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और कहते मगर मेहरबानी करके इलेक्शन कराओ। हाँ, लेकिन जो असली यहाँ के तकरीबन वो भी लाखों में है। आप ये पॉइंट नहीं कर सकते हो, आप ये पॉइंट नहीं कर सकते हो कि अभी तक आपने तो खुद बिल बनाई कि जो डिस्ट्रेस सेल थी उसको जस्टिफाई किया और उसी के गारब में उनकी प्रॉपर्टियां बिकवाई। उनकी प्रॉपर्टी किन्होंने नहीं बिकवाई? गैंग्स ने। दे आर द बियर्स गैंग्स। Who is controlling these gangs? यस, ये आपने आप बहुत ब्यूटिफुल, दैट्स द पॉइंट। दीज गैंग्स आर बीइंग कंट्रोल्ड mainly by dynastic polities who want to grab every opportunity of confusion, disaster, जो फ्रेंजी होगा लोगों का और लोगों के जो खून बहने, वो उसी अपने लोटों से, वो जो खून के जहल में है उसी से अपना मुंह धोते हैं। बिकॉज दे टेक ऑलवेज अपॉर्चुनिटी। इवन इस वक्त भी ये 25 लाख का जो कंट्रोवर्सी है, इसको भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है कि कश्मीरियों को एक और एक्सोडस के लिए तैयार करवाएं और उनको चार्ज करवाएं ताकि ये नॉन लोकलों का एंगर शुरू हो जाए और हम लोकल्स के नाम पे जीत जाए। सो पॉइंट ये है कि उसका एक चीज, अगर कश्मीर में जैसे आपका सिक्योर है रिजल्ट्स, वाई आप डिजिटल इलेक्शन करा लीजिए सिर्फ कश्मीर में। जैसे आपका ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांजैक्शन सिक्योर नहीं है क्या? ओटीपी आएगा क्या आपका है? आप, क्योंकि आपने जो भी यहाँ पे जो पॉलिटिकल डायनास्टी के पास जो मंत्रा है या इलेक्शन जीतने का, वो पोलिंग बूथ्स है। सो मैं हमेशा एक पोलिंग के बूथ पे एक एक बियर को देखता हूं जो बाहर खड़ा होता है, जो आपको बोलता है नहीं आपको वोट नहीं डालना है, आप घर वापस जाओ। आप ही को वही भाई जो आपने कहा ना, कौन कंट्रोल कर रहा है इन सब बियर्स को? ये बियर्स को वो कंट्रोल कर रहा है। जनाब आपको तो बोला बायकॉट करो, आपको तो वो कल सर्कुलर भी निकला है, आपकी पार्टी ने निकाला है, और बेगैरत आप वोट डालने आए, आपका काम है घर में बैठना, जाओ। वो बियर आपको बोलता है। और दूसरा बियर, उसका भाई, उसको बोलता है अरे यार आपके घर गाड़ी भेज दी, सोमो भेज दी, तो आप आ जाओ जनाब, आपके लिए वो इंतजार कर रहे हैं। सो दिस इज द हाउ यूर पॉलिटिक्स इज बीइंग यूज्ड इन कश्मीर। आखिरी बात बस, अब एज अ आपका जो एक्सपीरियंस, उसका एक निचोड़ करते हुए, केंद्र सरकार तैयारी कर रहा है जम्मू कश्मीर में चुनावों की। कई सारी पार्टियां, एक तो जो आप जिनकी आपने एक आलोचना की है अपनी किताब में, एक तो वो है ये जो डायनेस्टिस्ट हैं पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी भी, उसके बगैर भी अलग अलग पार्टियां आई हैं। अल्ताफ़ बुखारी साहब की अपनी पार्टी, आज़ाद साहब भी कांग्रेस को छोड़कर जम्मू कश्मीर की राजनीति में आए हैं, कई सारी पार्टियां। तो क्या आपको लगता है, और उसके साथ साथ ये भी बताइए, आप राजनीति में क्यों नहीं आए? मैं आपको ये बताऊं, जो मेरा तजुर्बा है और मैंने अंदर से देखा, राजनीति इज ए टैग। विच गैंग यू बिलोंग, और यू आर ब्लैक बियर, व्हाइट बियर, और यू आर अ रेड बियर। एक्चुअली दे नो दे हैव अ सिस्टम ऑफ विनिंग इलेक्शन और लूजिंग इलेक्शन। इवन वो कभी कभार लूज भी करते आपस में मिलकर। जनाब इस वक्त इन 6 साल हमारी बारी है, अगले 6 साल आपकी बारी है। सो यहां पे 1947 से कोई फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, इवन कभी नहीं, नॉट ए सिंगल वन। इवन आपको 1952 जो अगर कोई अपोजिशन बढ़ता था ना फॉरम, ही वॉज बीइंग किडनैप्ड एंड किल्ड। 1952 आई एम टॉकिंग, 1950s में। तो हल बताइए। हल इसका यूथ कहता है इस वक्त आपको सबको तैयार करना है, वोट डालो। इसको, इन गैंगों को अलो मत करो उस ग्रुप को खड़ा करने के लिए जो गैंग इनके लिए बायकॉट करवाए। द बायकॉट इज फॉर देम। ये मत सोचो बायकॉट किसी तहरीक के लिए होता है या बायकॉट किसी पाकिस्तान के साथ जोड़ने की बातें होती है।
बाइकाट जो होता है वो बाज़ाब्ता उनके साथ नेगोशिएट करते हैं, जनाब मेरे इस इलाके में जनाब बाइकाट होगा, लेकिन जो आपके 5,000 वोट है उनको हम जाने देंगे। आपके जो बैंड एक रिलीजियस पार्टी हुई, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मैं क्यों नाम लूं, मैं क्यों नाम लूं, वो लाइनों में रहते थे वोट डालने के लिए। वो इलेक्शन में हिस्सा लेते नहीं। आपने कितना कवर किया इलेक्शन में उस कार्डर को वोट डालते हुए? बहुत सारे डालते हैं। तो यहां से उनका पब्लिक प्रोफाइल क्या हुआ करता था? वो नहीं लड़ते थे, वो कहते थे ही विल बी शॉट डेड जो इलेक्शन हिस्सा लेगा। सो व्हाट इज दिस, व्हाट पॉलिटिक्स वाज दिस? ये गैंग पॉलिटिक्स नहीं थी और क्या थी? चलिए शुक्रिया रिंजू साहब, आपकी किताब लोग पढ़ेंगे और तब जाहिर है कि इसमें जितने भी खुलासे हैं लोग समझदार हैं, समझेंगे। कहीं ना कहीं इस किताब में जो है फारूक रिंजू शाह, जो कि कश्मीर सिविल सोसाइटी के जो अध्यक्ष भी हैं अब जम्मू कश्मीर में, कहीं ना कहीं कश्मीर के इन हालात जो 70 साल से पीड़ा कश्मीर में उठ रही है उसके लिए राजनेताओं को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।